नमस्कार। आज हम उन स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो बताते हैं कि दुनिया का आपस में जुड़ना, मतलब जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी तो सदियों पुरानी है। व्यापार, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, विचारों का फैलना, यहाँ तक कि बीमारियां भी। हाँ, और ये सोर्सेज में दिखाते हैं कि कैसे ये जुड़ाव सिर्फ पिछले 50 साल में शुरू नहीं हुआ। हम देखेंगे कि कैसे वो प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज की मॉडर्न दुनिया तक ये प्रक्रिया चलती रही है। अच्छा। कभी तेज, कभी थोड़ी धीमी, और अक्सर ऐसे मोड़ लेती हुई जिसकी उम्मीद ना हो। तो मकसद ये समझना है कि आज की ये जो कनेक्टेड दुनिया है, ये किन ऐतिहासिक ताकतों का नतीजा है। एग्जैक्टली। किन चरणों से गुजरकर ये बनी है। तो चलिए फिर सिल्क रूट से ही शुरू करते हैं। मुझे लगता था ये सिर्फ रेशम के रास्ते थे। नहीं, वो तो थे ही, पर ये सिर्फ रेशम के रास्ते नहीं थे। ये विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान के हाईवेज थे एक तरह से। हाईवेज। हाँ। अच्छा। जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई, इस्लाम, ये सब धर्म इन्हीं रास्तों से फैले। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन, भारतीय मसाले, ये सब भी दुनिया भर में पहुंचे। और खाने पीने की चीजों का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। जैसे एक थ्योरी है कि नूडल्स चीन से पश्चिम गए और स्पेगेटी बन गए। क्या बात है। या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका वाली खोज के बाद आलू, टमाटर, मिर्च जैसी कितनी चीजें यूरोप और एशिया पहुंची। हाँ, आलू का तो सुना है, उसने तो यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल दी थी, कहते हैं। सस्ता और पौष्टिक खाना मिला। बिल्कुल। लेकिन फिर आयरलैंड में देखिए, उसी आलू पर इतनी निर्भरता भारी पड़ गई। 1840 के दशक में जब फसल बर्बाद हुई तो भयानक अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए। ओह, तो मतलब जुड़ाव के फायदे भी और नुकसान भी, दोनों साथ साथ। सही बात है, हमेशा ऐसा ही होता है। और फिर 16वीं सदी में जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे, उनकी जीत सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं हुई थी। ये बात थोड़ी चौंकाती है। हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है इन सोर्सेज में। चेचक जैसे कीटाणु, स्मॉल पॉक्स, जिनके खिलाफ अमेरिकी मूल निवासियों में कोई इम्यूनिटी नहीं थी, वो सबसे घातक हथियार साबित हुए। मतलब बीमारियों ने ज्यादा तबाही मचाई। हाँ, बहुत ज्यादा। इसने पूरी की पूरी आबादी खत्म कर दी गई जगहों पर। इससे यूरोपीय कब्जा बहुत आसान हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैविक कारकों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और साथ ही अमेरिका से जो चांदी वगैरह मिली, उन कीमती धातुओं ने यूरोप को अमीर बनाया और एशिया के साथ उसका व्यापार बढ़ाया। धीरे धीरे इसी वजह से विश्व व्यापार का केंद्र यूरोप बन गया। अच्छा, फिर 19वीं सदी आई और ये जुड़ाव और तेज हो गया। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ हटे थे ना? हाँ, कॉर्न लॉज, जो अनाज के आयात पर भारी टैक्स लगाते थे। तो जब वो हटे, बाहर से सस्ता अनाज आने लगा। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि ब्रिटेन में खेती महंगी पड़ने लगी, जमीनें खाली होने लगी और लाखों लोग वो काम की तलाश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ निकल पड़े। बड़ा माइग्रेशन हुआ। हाँ, और इसी दौर में फिर तकनीक ने इस बदलाव को और गति दी। जैसे कि रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, इन सब ने दुनिया को जैसे छोटा कर दिया। और खासकर वो रेफ्रिजरेटर जहाज, उन्होंने बड़ा फर्क डाला। रेफ्रिजरेटर जहाज, उनसे क्या हुआ? उनसे ये हुआ कि अब दूर देशों से मांस जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ आसानी से यूरोप पहुंचने लगे। तो वहां आम लोगों के भोजन में भी ज्यादा वैरायटी आ गई। वाह, तकनीक ने दुनिया को जोड़ा तो सही, लेकिन शायद इसी जुड़ाव के कुछ अनपेक्षित और विनाशकारी परिणाम भी हुए, खासकर उपनिवेशवाद के दौर में। हाँ, बिल्कुल। इसका एक बहुत दुखद उदाहरण अफ्रीका में रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग का फैलना था। रिंडरपेस्ट, ये कैसे फैला? माना जाता है कि ये बीमारी यूरोपीय लोगों द्वारा लाए गए संक्रमित मवेशियों से फैली और इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को खत्म कर दिया। सोचिए, 90%। बाप रे। हाँ। इससे स्थानीय लोगों की पूरी आजीविका तबाह हो गई और फिर यूरोपीय ताकतों को अफ्रीका पर कब्जा करने और वहां के लोगों को मजदूरी करने पर मजबूर करने में और आसानी हो गई। ये तो बहुत दुखद है। और इसी तरह का एक और पहलू था भारत और चीन से लाखों गिरमिटिया मजदूर। हाँ, इंडेंचर्ड लेबरर्स। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर। उन्हें बागानों, खदानों, रेलवे लाइनों पर काम करने के लिए दुनिया भर में ले जाया गया। कैरेबियन, मॉरिशस, फिजी। इसे नई दास प्रथा भी कहा गया है शायद। हाँ, कई बार कहा गया है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा कठोर थे। लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस बहुत मुश्किल थी। लेकिन हाँ, इन्हीं मुश्किल हालात में कुछ नई चीजें भी निकली, जैसे त्रिनिदाद में होसे का जुलूस या चटनी म्यूजिक। ये सब मिलीजुली संस्कृतियों की मिसालें हैं।
यानी संघर्ष से भी संस्कृति जन्म लेती है। फिर आए विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, उसने दिखाया कि औद्योगिक देश कितने भयानक हथियार बना सकते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था वो, और इसने यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को एकदम झकझोर दिया। और अमेरिका वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया। अच्छा, पावर शिफ्ट। हाँ, फिर युद्ध के बाद अमेरिका में हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन वाली तकनीक आई, मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन। हाँ, इससे कारें और दूसरी चीजें सस्ती हुई। लोगों ने लोन लेकर सामान खरीदना शुरू किया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एकदम उछाल आया। प्रॉस्पेरिटी का दौर था वो। लेकिन ये तेजी ज्यादा दिन नहीं चली। 1929 में महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, वो बुलबुला फूटा। कई कारण थे। खेती में जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो गया था, कीमतें गिर गईं, अमेरिकी कर्जे मिलने बंद हो गए, कई देशों ने अपने बाजार बंद कर लिए, प्रोटेक्शनिज्म, इन सब ने मिलकर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। और भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ा था, है ना? बहुत गहरा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगभग आधा रह गया। खेती की कीमतें बुरी तरह गिरी, किसान कर्ज में डूब गए, और इसने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी एक तरह से बल दिया। तो संकट भी जुड़ाव को प्रभावित करता है। बिल्कुल। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने पुरानी गलतियों से सबक लेने की कोशिश की। आर्थिक स्थिरता लाने की जरूरत महसूस हुई, और उसी के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ 1944 में। हाँ, बिल्कुल, ब्रेटन वुड्स। इसमें दो बड़ी संस्थाएं बनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जो देशों को भुगतान संतुलन में मदद करें। सही। और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास के लिए कर्ज दे सके। और एक डॉलर पर आधारित स्थिर विनिमय दर प्रणाली भी शुरू की गई, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। और इस व्यवस्था ने पश्चिमी देशों और जापान में काफी तरक्की सुनिश्चित की। हाँ, अभूतपूर्व विकास हुआ उस दौर में। लेकिन जब उपनिवेश खत्म हुए तो नए आजाद हुए देश, जिन्होंने बाद में G77 समूह बनाया, उन्होंने क्या महसूस किया? उन्होंने महसूस किया कि ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, ये उनके हक में उतना नहीं है। उन्होंने अपने संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण और व्यापार की ज्यादा उचित शर्तों के लिए आवाज उठाई। एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग की। अच्छा, लेकिन ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी हमेशा नहीं चली। नहीं, 1970 के दशक तक आते आते अमेरिकी डॉलर कमजोर होने लगा, वियतनाम युद्ध वगैरह के खर्चे बढ़े, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाली व्यवस्था खत्म हो गई, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आ गए। और फिर वो दौर आया जब मल्टीनेशनल कंपनियां, MNCs, हाँ, MNCs ने अपना प्रोडक्शन कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में शिफ्ट करना शुरू किया, खासकर चीन में। चीन का उभार। बिल्कुल, चीन और फिर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से उभरी, और इससे दुनिया का आर्थिक नक्शा, इकोनॉमिक जियोग्राफी, वो फिर से बदल गया। लंबी, कितनी जटिल और उतार चढ़ाव भरी कहानी रही है। मतलब इसमें व्यापार है, तकनीक है, लोगों का आना जाना है, जीत हार है, बीमारियां हैं, संकट है, सब कुछ है। बिल्कुल। आज हम जिस ग्लोबलाइज दुनिया में हैं, वो कोई अचानक से नहीं बन गई। ये सदियों के बदलावों, सहयोग और हाँ, संघर्षों का भी नतीजा है। हर दौर के अपने प्रभाव रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को वो शक्ल दी है जो हम आज देखते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसे अतीत में व्यापार, तकनीक और बीमारियों के ऐसे नतीजे हुए जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वैसे ही आज के इस डिजिटल युग में और ये जो तेजी से वैश्विक जुड़ाव बदल रहा है, भविष्य में कौन से अनजाने मोड़ हमारा इंतजार कर रहे होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।